वो आजादी जो आदिवासी के पूर्वजों ने लड़ा था, वो आजादी जो है अंग्रेजों ने आदिवासी को 1935 में दे दी थी। किंतु बड़े दुख के साथ में ये कहने में आता साथियों कि आजादी मिली 1947 में, और 1947 के बाद में फिर देश को चलाने के लिए भारत सरकार ने एक संविधान बनाया। वो संविधान बना 1950 में, और वो संविधान में 1950 में संविधान में ये जो अंग्रेजों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया था, उसी एक्ट को जो है संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची में रख दिया। क्या है 5वीं अनुसूची? 5वीं अनुसूची ये कहती है कि आदिवासी का एक अलग इलाका होगा, उस इलाके को आदिवासी इलाका कहेंगे, और उस इलाके पे संविधान की 5वीं अनुसूची लागू होना चाहिए। संविधान में लिखा गई 5वीं अनुसूची, लेकिन जमीन स्तर पर जो है उसको अमल में नहीं किया जाता। क्या है 5वीं अनुसूची की विशेष धारा 5? वो ये कहती है कि आदिवासी की जमीन कोई भी गैर आदिवासी नहीं ले सकता। साथ साथ में वो भाड़े नहीं ले सकता, गिरवे नहीं ले सकता, लीज पर नहीं ले सकता, पट्टे पर नहीं ले सकता। तो यह आदिवासी की जमीन की सुरक्षा करती है 5वीं अनुसूची। और यही 5वीं अनुसूची को पेशा कानून में रख दिया। तो पेशा कानून 1996 में बना, तो 1996 के पेशा कानून के तहत जो है ये पेशा कानून की धारा 4(ड) के तहत ये कहा गया है कि आदिवासी की जमीन कोई भी गैर आदिवासी ले नहीं सकता, और गिरवी नहीं ले सकता, दान नहीं ले सकता। तो हम पेशा कानून के तहत आज जहां जहां पर आदिवासियों की जमीन कोई गैर आदिवासी छल कपट से ले रहा है, तो उसको वापस करवाने का काम जो है हम लोग जो है कर रहे हैं। साथियों, इसी प्रकार से आपके इलाके में, आपके गांव में, जहां पर जो है कोई भी व्यापारी व्यापार करने के लिए आता है या धन उधार देने के लिए आता है, तो धन उधार देने के पूर्व आपकी ग्राम सभा से सहमति लेना अनिवार्य है। अभी साथियों हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। भाई पिछली सरकार ने कर्ज माफ किया, लेकिन सरकार गिर जाने से आधे लोगों का कर्जा माफ हुआ, आधे लोगों का कर्जा माफ नहीं। तो इसमें जो है अभी हमारा ये निवेदन है अभी की सरकार से कि जो पिछली सरकार के घोषणा पत्र में था, और वो घोषणा पत्र के आधार पे जो कर्जा माफ हो गया है और जो बचा है उसको माफ करो। साथ ही अगर जो है वो पिछली सरकार के घोषणा पत्र के विरुद्ध में अगर आपको काम करना है, तो आपको जो है आदिवासी के लिए जो मध्य प्रदेश सरकार ने दायित्व निर्धारण नियम 1979 बनाया था। क्या है दायित्व निर्धारण नियम 1979? कि आदिवासी किसान या आदिवासी मजदूर अपने फायदे के लिए किसी से कर्जा लेता है, लेकिन वो कर्जा लेने के बाद में उस आदिवासी का फायदा नहीं होता है, तो ऐसी परिस्थिति में आदिम जाति कल्याण विभाग की जिम्मेदारी बन जाती है कि उस आदिवासी का लाभ नहीं हुआ। ऐसी परिस्थिति में उस आदिवासी के कर्जे खाते में दायित्व निर्धारण नियम के तहत भारत सरकार के पास में आदिवासी का जो पैसा जमा है संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत जो गच्छित धन है, राज्य सरकार प्रस्ताव बनाएगी और केंद्र सरकार को वो प्रस्ताव भेजेगी कि हमारे इलाके में इतने आदिवासी किसानों ने कर्जा लिया है, और कर्जा किसान इसने लिया था कि खेती में जो है वो बीज डालेगा, खाद डालेगा, दवाई डालेगा, लेकिन समय पर पानी नहीं गिरेगा तो उस किसान की फसल नहीं पकी है,
तो उसका जो है जो उद्देश्य था कर्जा लेने का वो उद्देश्य पूरा नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार को प्रस्ताव बना के भेजना चाहिए और सारे आदिवासी किसानों का कर्जा दायित्व निर्धारण नियम 1982 के तहत माफ होना चाहिए। तो ये हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। सारे बैंकों को ग्राम सभाओं के द्वारा बैंक जो है कोर्ट से हमको नोटिस दे रही है और हम जो है संगठन के जरिए से ग्राम सभा में प्रस्ताव पास करके कोर्ट को नोटिस दे रहे हैं। भाई कोर्ट तो हमारे से छोटी है, कोर्ट हमारी ग्राम सभा के बिना पूछे जो है एक तो कर्जा देना अपराध है, दूसरा वसूली करना अपराध है। तो कोर्ट जो है अपने कानून कायदे से कैसे जो है हमको नोटिस भेज रही है। ऐसा करके हम लोगों ने कोर्ट को नोटिस दिए हैं, बैंक को नोटिस दिए। दूसरी बात साथियों कि जिस प्रकार से हमारा एक गांव है सेंधवा के पड़ोस में आदिवासी गांव है, उस गांव में नदी है, उस नदी का पानी उस गांव के लोग वापरते हैं, लेकिन सेंधवा नगर पालिका भी जो है उसी नदी का पानी ले जाती है। लेकिन सेंधवा को जब पानी देंगे तो गांव के आदिवासियों की फसल सूख जाती, तो गांव के किसानों का नुकसान होता है। तो इसको लेकर एसडीएम सेंधवा ने जो है पूरे आदिवासियों के नदी पर कनेक्शन थे, सारे कनेक्शन काट दिए। तो हमने एसडीएम सेंधवा को नोटिस भेजा, क्यों ना आपके ऊपर अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम की धारा 4ख के तहत जो है कार्रवाई की जाए, क्योंकि आपने हमारे अधिकार का हनन करते हुए नगर पालिका को हमारा पानी हमारे बिना पूछे कैसे दिया। क्योंकि भारत के संविधान में कानून सब अलग अलग बना है, हर आदमी को जीने के लिए अलग अलग मौलिक अधिकार है, जीने के लिए अधिकार। तो ग्राम पंचायत के कानून अलग है, नगर पंचायत के कानून अलग है, नगर पालिका के कानून अलग है। तो हमारे कानून के तहत हमारे गांव का जल का बंटवारा कैसे करेंगे ये हम तय करेंगे। हमारे गांव की ग्राम सभा तय करेगी कि हम हमारे गांव के पानी को पीने के लिए नगर पालिका को देंगे या खेत में जो है सिंचाई करेंगे, ये हमको तय करना है। ये अधिकार ये ग्राम सभा ने हमको दिया। तो इसी प्रकार से साथियों अभी जो लड़ रहा है वहां कुछ हो रहा है, लेकिन जो है कानून बन गया है, लेकिन आज तक सरकार की जो जिम्मेदारी थी गांव-गांव में कानून का प्रचार करना और लोगों को उनके अधिकार दिलवा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। कैसा चलता है कानून? अब दिल्ली एक सरकार है, भोपाल एक सरकार है और जिला एक सरकार है। योजना दिल्ली से बनती है। अभी आपको पता है 3-4 महीने पहले या 1 साल पहले स्वच्छता अभियान के तहत कलेक्टर जो है बाहर लेटरिंग करने वाले को पकड़ रहा था एसडीएम। तो ऐसी स्थिति थी, जो लोगों की जरूरत नहीं है वो दिल्ली की सरकार लोगों को देती है, तो वो भी जो है भ्रष्टाचार के ऊपर चढ़ जाती योजना। तो ये जो व्यवस्था चल रही है, इस व्यवस्था के विरुद्ध में पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम, एक तो ना लोकसभा ना राज्यसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। तो ग्राम सभा एक सरकार है, जैसे भोपाल और दिल्ली सरकार है वैसी ही गांव की सरकार ग्राम सभा। लेकिन अभी जो है इस कानून को भी अभी जो है नियम नहीं बनाकर 25 साल हो गया केंद्र का कानून बना हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार अभी तक इस कानून को नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि जो है आदिवासियों को अपना हक अधिकार मिल जाए और जल जंगल जमीन के ऊपर उनका अधिकार हो जाएगा, इसलिए वो कानून नहीं बना। साथियों, दूसरी बात जो है, जिस प्रकार लेन देन का हुआ, संसाधन के ऊपर हमारा नियंत्रण कैसे हुआ और विवादों के ऊपर निपटारा करने के लिए
कई सारे मामले ऐसे आ रहे हैं जिसमें कि जो है हमने ये कहा कि अभी आदिवासी का संवैधानिक अधिकार अलग है, हिंदू का संवैधानिक अधिकार अलग है। संविधान में सारे धर्मों को जीने के लिए, लड़ने के लिए, रहने के लिए अपना अलग अलग व्यवस्था सरकार ने बनाई। उसी व्यवस्था के तहत पेशा कानून के तहत अभी जो है गांव में ग्राम सरकार और जिले में जिला सरकार का गठन करना है। ये जो है पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम की धारा 4 के तहत जिले में जिला सरकार का गठन होना चाहिए, जिले में न्यायपालिका का गठन होना चाहिए, जिले में कार्यपालिका का गठन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गांव में जो है तुमको विवाद निपटाने का अधिकार दे दिया, लेकिन अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे युवा साथी बैठे इसलिए मैं बोल रहा हूं कि लड़का लड़की का ज्यादातर विवाद हो रहा है। पढ़े लिखे लड़के मोबाइल से जो है लड़का लड़की बात करते हैं और दोनों की मर्जी आती तो वो शादी कर लेते हैं। लेकिन क्या है कि लड़के की उम्र कम होगी, लड़के की उम्र कम होगी, लड़की की उम्र कम होगी, तो क्या होगा कि आदिवासी के ऊपर पुलिस वाला हिंदू विवाह एक्ट 1955 के तहत नाबालिग लड़की के साथ में खोटा काम करने का अपराध कायम करता है और लड़के को जेल भेज देता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आदिवासी का कानून और हिंदू के कानून में अंतर है। आदिवासी हिंदू नहीं है, ये जो है कई सारी कोर्टों ने अपने फैसले में कहा है। इसीलिए आदिवासी की रूढ़ी प्रथा ही इसका संविधान है। ये जो है भारत के संविधान में लिखा है कि 13(3) के तहत आदिवासी की रूढ़ी प्रथा ही इसका संविधान है। क्या संविधान है? आदिवासी की शादी करने की कोई उम्र निर्धारित नहीं है। आदिवासी हमारे यहाँ पिछले साल हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 1200 जोड़ों का सामूहिक विवाह करवाया। हमने विरोध किया, मुख्यमंत्री जी के नाम पर जो है FIR करवाने के लिए आवेदन किया कि ये जो है आदिवासी विधि विरुद्ध जो है शादी कर रहे हैं, तो ये देशद्रोही का काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री, इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। उस समय जो है मुख्यमंत्री जी ने एक 60 साल का बुजुर्ग व्यक्ति और 55 साल की बुजुर्ग महिलाओं की शादी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में करवाई थी। तो क्या ये शादी हिंदू में हो सकती है? नहीं, लेकिन आदिवासी में होती है। आदिवासी में ये भी होता है 10 या 12 साल की लड़की और 12 या 15 साल का लड़के की शादी समाज बैठ के तय करता है और धूमधाम से शादी होती है और उस शादी को समाज मान्यता देता है। तो जो समाज तय करेगा, जो समाज मान्यता देगा, तो उस मान्यता को कोर्ट को भी मानना पड़ेगा, सरकार को भी मानना पड़ेगा। इसीलिए साथी मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे जो पुलिस के द्वारा टक्कर होते हैं, अभी एक मामला ऐसा ही हुआ, एक लड़की की शादी किसी दूसरे लड़के के साथ में हो गई और लड़की को वो लड़का पसंद नहीं था, तो वो लड़की ने जो है दूसरे लड़के के साथ में चुपचाप शादी करने के बाद में हम लोगों ने ग्राम सभा बिठाई। ग्राम सभा बिठाने के बाद में ग्राम सभा ने तय किया कि अगर जो है वो पुलिस आएगा, वो लड़की दूसरी जगह शादी कर ली, इसलिए लड़की के पिताजी और परिवार वालों ने उस लड़के के ऊपर FIR करवा दी। उन्होंने कहा कि हमारी लड़की नाबालिग है, बहला फुसला कर इस लड़की को जो है वो लड़का भगा के ले गया। लेकिन हम लोगों ने पुलिस को नोटिस दिलवाया ग्राम सभा से। हमने पुलिस को कहा कि हमारे गांव के
इस लड़के के नाम पर आपने क्यों जो है एफआईआर दर्ज करी? क्या आपने हमारे गांव के रूढ़िगत मुखियाओं को पूछा था? क्या आपने जो है हमारी गांव की ग्राम सभा को पूछा था? आप जो है हमारे गांव की ग्राम सभा का जो कानून भारत के संसद द्वारा 1996 में बनाया था, उस कानून का आप विरोध कर रहे हैं। इसलिए क्यों ना आपके ऊपर जो है एफआईआर दर्ज करवाएं और आपके ऊपर देशद्रोही का अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए। तो उसके पहले आप जो है इस तारीख को हमारे गांव की ग्राम सभा में आके स्पष्टीकरण दे। तो पुलिस को हमने हमारे गांव की ग्राम सभा में स्पष्टी देने के लिए बुलाए। पुलिस को पूछा, क्या आप जो है पेशा कानून को मानते हो? पुलिस बोला पहले तो नहीं। हमने बोला जो है नहीं मानते हैं तो लिख के दे दो। तुम्हारी आईपीसी सीआरपीसी अगर आदिवासी इलाके में चलेगी तो तुम लिख के दे दो कि हमारी आईपीसी सीआरपीसी आदिवासी क्षेत्रों में चलेगी और आदिवासी क्षेत्रों के लिए जो कानून बने हैं उन कानूनों को हम नहीं मानते, ये लिख के दे दो। तो पुलिस जो है, पुलिस मतलब एसडीओपी भी जो है ऊपर बैठे नीचे बैठे। हमने कहा ये किताब सरकार की है, ये सरकार ने लिखा है, वही बात हम आपसे कह रहे हैं। लेकिन आखिर में जो है वो एसडीओपी थका, एसपी से बात किया और उसके बाद में उस लड़का लड़की को खात्मा काटा। हमने ग्राम सभा का प्रस्ताव उनको दिया, नोटिस दिया, उनका जवाब नहीं आया। लेकिन आदिवासी की परंपरा को ध्यान में रखते हुए बड़वानी एसपी ने जो है उस लड़का लड़की का खात्मा काटा। इसका मतलब ये है कि ये पेशा कानून की जीत हुई। तो सरकार से अगली बात बता के मैं मेरी बात खत्म कर दूंगा। मैं अलग अलग विषय पे आपको दिखा रहा था, पानी हो गया, पुलिस हो गया और ये विधायिका कार्यपालिका की बात किया है। जंगल की मैं आपको बात बता दूं कि जिस प्रकार से जंगल जमीन पर सरकार ने तालाब बनाया और उस तालाब में फॉरेस्ट विभाग की जमीन डूब गई, तो वो जमीन के बदले में राजस्व विभाग ने फॉरेस्ट विभाग को आदिवासियों की निजी भूमि दे दी। तो वो आदिवासी की निजी भूमि पे वायर फेंसिंग हो रहा था। तो वो आदिवासी हमारे पास आए कि भैया ऐसा ऐसा चल रहा है, क्या करना? हमारी तो जो है पट्टे वाली जमीन पे फॉरेस्ट विभाग वायर फेंसिंग कर रहा, कब्जा कर रहा। तो हम गए उस गांव में और उस गांव की ग्राम सभा बुलाई और ग्राम सभा बुलाने के बाद में उस गांव के सारे लोगों को कहा कि भाई तुम्हारा ये अधिकार है और इस अधिकार के विरुद्ध में कलेक्टर काम कर रहा। कलेक्टर का क्या काम है? आदिवासी इलाके में कोई भी योजना या परियोजना आती है तो योजना और परियोजना को लगाने के पहले उस गांव की ग्राम सभा को बुलाना चाहिए और उस गांव की ग्राम सभा में सहमति लेना चाहिए। और इसके लिए कलेक्टर विशेष रूप से उस गांव की ग्राम सभा में उपस्थित होना चाहिए और जिसको जमीन दी जा रही है वो आदमी उपस्थित होना चाहिए और जिसकी जमीन जा रही है वो उपस्थित होना चाहिए। कलेक्टर जो है उन दोनों को जो है बारी बारी से पूछने के बाद में अगर सहमति होगी तो कलेक्टर के उपस्थिति में ग्राम सभा की सहमति होगी तो ही वो जमीन आदिवासी की जमीन योजना और परियोजना को दी जाएगी। अन्यथा जो है किसी भी परिस्थिति में वो जमीन आदिवासी की जमीन किसी को नहीं दी जाए। तो एक जो है मामला जो मैं बता रहा था, उन गांव के लोगों को हमने बताया कि आपके बिना पूछे तो ये जमीन जाना नहीं चाहिए थी, तो कैसे चले गए? तब जो है उन्होंने कहा कि हमको कानून की जानकारी नहीं, तो हमने कानून की जानकारी उनको दे दिया और कहा कि चलो पूरे गांव के लोग जाते हैं, कलेक्टर ने गैर संवैधानिक काम किया है, तो जो गैर संवैधानिक काम करता है वो अपराधी की श्रेणी में आता है। तो कलेक्टर अगर गैर संवैधानिक काम किया है तो कलेक्टर भी अपराधी है और उस कलेक्टर के खिलाफ हम खेते थाने में जाकर जो है एफआईआर दर्ज करवाए। तो वो एफआईआर तो नहीं हुई
क्योंकि वो पुलिस वाला तो इतने सारे लोगों को देख के उनको लगा कि ये ज्ञापन देने आए और ज्ञापन लेके ये चले जाएंगे, और हम पूरे गांव के महिला, बच्चे, पुरुष, बूढ़े सब जाके जो है थाने में घुस गए। तो पुलिस पूछता काय के लिए आए, तो हमने कहा जो है हम शिकायत करने के लिए। तो बोलता किसकी करवाना है, तो हमने कहा कलेक्टर की करवाना है। तो वो इधर उधर देखता रहा और 500-700 लोग थे, वो सारे लोगों को कचौरी खिलाया, पानी पिलाया, चाय पिलाया, दिन भर बैठा रहा। आखिरी में माफी मांगा और कहा कि आज के बाद में ये फॉरेस्ट वाला तुम्हारे गांव में नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो पहले जो है मैं उनको डंडे से मारूंगा, तुमको कोई परेशान नहीं करेगा। तो वो आदिवासियों की करीब 23-24 एकड़ जमीन, वो आदिवासी फिर से उस जमीन पे खेती कर रहे हैं। तो साथियों, मैं एक तो जो है कानून क्या है, दूसरा जो है किस किस चीज में हम कानून को एक हथियार बनाकर सरकार के सामने अपना हक लेने के लिए लड़ सकते हैं। कानून एक हथियार होगा, अधिकार लेने के लिए हम लड़ेंगे। और हम कैसे लड़े, मैं उदाहरण आपको दे रहा हूं कि आपको भी अगर ऐसी कोई परेशानी हुई होगी तो आप भी हमारे जैसा लड़े और ये आदिवासी इलाके की जल, जंगल और जमीन को बचाए। साथ ही जो है रोजगार पैदा कैसे होगा वो काम करें। तीसरा जो है आपको जो है, आप युवा है तो आपको नौकरी चाहिए, तो नौकरी कैसे मिलेगी वो भी आपको लड़ना है। क्यों? क्योंकि जो है पहले जो है जंगल और पहाड़ बहुत था, तो हमारे लोगों ने जंगल में खेती करके जीवन यापन किया, और कुछ लोग जो है जमीन नहीं थी तो गांव में मजदूरी करते थे गेटी पाउड़ी तगारी से। अभी जो है बुलडोजर आ गया, जेसीबी आ गया, वो भी मजदूरी खत्म हो गई। दूसरा जो है पिछले 10 साल से नौकरी नहीं निकल रही और जनसंख्या बढ़ती जा रही है, बच्चे कम नहीं हो रहे, रोजगार खत्म हो गया।